गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय एसएसएन सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज से अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। नहीं किया है तो आप कर दीजिए, साथ में शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। आज की क्लास का शुरुआत करते हैं हम स्टैट्यूट्स गवर्निंग इंडस्ट्रियल सेफ्टी। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी का क्या रोल है। जब मैनुअल हैंडलिंग होती है मटेरियल की, तब कितना ध्यान रखना पड़ता है और हमारे लॉ ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किस तरीके से एक एम्प्लॉयर को इंस्ट्रक्ट किया है कि किसी भी लेबर को, वर्कर को आप उसकी लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। यू हैव टू प्रोवाइड द सेफ्टी मेजर्स। ठीक है, तो यही चीज है कि हमारे लॉ ने, हमारे एक्ट ने किन किन चीजों को ऐसा प्रोहिबिटेड कर दिया है कि एक एम्प्लॉयर को इन चीजों का ध्यान रखना ही पड़ता है। तो आज की क्लास हम इसी से शुरू करते हैं। देखो, चाहे इंडस्ट्री की बात हो, चाहे डोमेस्टिक पॉइंट पे बात हो, चाहे सोसाइटल पॉइंट से बात हो, हर एक व्यक्ति का एक जिम्मेदारी है कि वो अपनी जान की भी बचाव करे, उसकी भी सुरक्षा करे, साथ में अपने किसी भी लापरवाही या हरकत से किसी दूसरे की जान पे ना बन जाए, इस चीज का भी ध्यान रखे। और एक इंडस्ट्री में तो इस चीज की बहुत जिम्मेदारी होती है। मैं कई बार मेरे स्टूडेंट्स को एक चीज समझाती हूँ कि जो एक बिजनेस रन करता है या जो एक फैक्ट्री रन करता है, वो एक व्यक्ति इतना केपेबल होता है कि वो 1000 चूल्हे जला पाने की स्थिति में हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक बिजनेस यूनिट से 1000 से ज्यादा लोगों का चूल्हा जलता है, यानी उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उनकी रोजी रोटी का जरिया बनता है वो एक व्यक्ति। तो जब एक व्यक्ति की वजह से 1000 लोगों को इस तरह के इजी गोइंग हो जाते हैं, तो आप एक बात सोचिए, उस एक व्यक्ति के ऊपर केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, उन 1000 परिवारों की जिम्मेदारी आ जाती है। इसीलिए उसकी जिम्मेदारी की सेंसिटिविटी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसकी एक लायबिलिटी बन जाती है, ड्यूटी बन जाती है कि वो उन 1000 जिंदगियों को, 1000 परिवारों की जिंदगियों को किस तरह से अपनी किसी लापरवाही से खतरे में ना डाल दे। आपको मेरी बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी। बस इसी को हमारे फैक्ट्री एक्ट ने किस तरीके से प्रोविजंस के जरिए बताया है और क्या बताया है, उसी को आज की क्लास में कवर करते हैं। ठीक है, पूरी उम्मीद है कि मेरे इस क्लास का एक फ्रेम आपके माइंड में सेट हो गया होगा कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। किसी भी आंसर को लिखने से पहले, क्लास को डिलीवर करने से पहले, एक जो टीचर होता है उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने स्टूडेंट्स को या अपने ऑडियंस को या अपने व्यूअर्स को एक प्रीफेस दे दे, भूमिका दे दे, ताकि कि वो सामने वाला व्यक्ति मेंटली कनेक्ट हो जाए है कि व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। जो फैक्ट्री एक्ट है 1948 जो 48 एक्ट है, उसको मैं आगे पूरा जाके इंडस्ट्रियल एक्ट जब पढ़ाऊंगी, इंडस्ट्रियल लॉ जब पढ़ाऊंगी, उसमें सब कवर करूंगी। पर इस समय हम क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजमेंट के पेपर पढ़ रहे हैं और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं, उसी में हमारा फैक्ट्री एक्ट भी आता है और उसके पर्टिकुलर कुछ सेक्शंस को मैं आज यहाँ कवर कर रही हूँ। तो 1948 का जो एक्ट है, उसके सेक्शन 21 से लेकर के 41 तक के जो सेक्शन है, वो मैं आज आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये वो प्रोविजंस हैं, वो सेक्शंस हैं जिसमें एक एम्प्लॉयर को इस चीज की जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने वर्कर्स के साथ, चाहे वो वर्कर मैन हो, विमेन हो या चिल्ड्रन हो, उन सब के लिए किन बातों का ध्यान रखेगा, क्या नहीं करना है और कैसे करना है किस काम को, इन सारी चीजों की जिम्मेदारी उसको दे दी गई है। तो उसी को आज समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सारे सेक्शन इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से रिलेटेड है। तो जरा बात करते हैं, जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी है ये कहता है, जो सेक्शन 21 से 41 है, ये सारे सेक्शन ये कहते हैं कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी मस्ट बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। कोई भी औद्योगिक इकाई है, उसका एक बहुत ही अंतरंग हिस्सा होता है औद्योगिक सुरक्षा। क्योंकि आप उद्योग में उत्पादन करने के लिए तो सपोज किए ही जा रहे हो, पर उद्योग में उत्पादन करने वाले व्यक्तियों की जीवन की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो इसलिए औद्योगिक सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी इंडस्ट्रियल यूनिट का एक इंटीग्रल पार्ट है जिसको अलग नहीं किया जा सकता। इट मस्ट बी बिल्ड इन एट द डिजाइन स्टेज, इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड इन ऑपरेटर ट्रेनिंग। ये कहता है इस इंडस्ट्रियल सेफ्टी को कब करना चाहिए, हर जगह ये अप्लाई होगी, चाहे वो आप अपना
जो इंडस्ट्री है उसकी डिजाइन स्टेज पे ही क्यों ना हो, यानी एक बन रही है ना, जब इंडस्ट्री सेटअप हो रहा है, बिल्डिंग बन रही है, मशीन्स का इंस्टॉलेशन हो रहा है वगैरह वगैरह, उन समय पे भी ये सारी चीजों का ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिकल जो सप्लाई है वो किस तरीके से होगी, उसकी सेफ्टी कैसे होगी, जो सर्किट्स हैं या लाइट्स हैं या वेंटिलेशन है या एयर है, पावर है, वो सारी चीजें, सफोकेशन, इन सब का ध्यान उसे एट द जो बिल्डिंग डिजाइनिंग है उस स्टेज पर भी, प्रोडक्शन प्लानिंग के स्टेज पर भी, और ऑपरेटर ट्रेनिंग के समय पर भी, जब मशीन को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जा रही है उस समय पे, यानी हर एक स्टेज पर जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी है उसके प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए इसको अप्लाई किया जाना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं इसका क्या लक्ष्य होता है। वैसे मैंने जो देसी भाषा कहना चाहिए, जनरल वर्ड्स कहना चाहिए, वो मैंने स्टार्टिंग में ही इस क्लास में बता दिया कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी का लक्ष्य क्या होता है, क्योंकि वो 1000 परिवारों की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेके चल रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी कहीं गुना ज्यादा है। फिर भी हम जरा समझ लेते हैं कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी का जो लक्ष्य होता है, इसका लक्ष्य है टू मेक एवरी इंडिविजुअल इन इंडस्ट्री हैव मोर रिगार्ड नॉट ओनली फॉर हिज ओन पर्सनल सेफ्टी बट ऑल्सो फॉर द सेफ्टी ऑफ अदर्स। उसे केवल अपनी ही सुरक्षा नहीं करनी है, बल्कि उससे संबंधित बाकी सारे दूसरे लोगों की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। तो किसी भी इंडस्ट्री में हर एक इंडिविजुअल की, जो एक एम्प्लॉयर है, उसकी एक जिम्मेदारी है कि वो ना केवल अपनी सुरक्षा बल्कि उससे संबंधित हर एक व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूर्णतया निभाएगा। ये उसका लक्ष्य है। अब बात करते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी की। किसी भी काम धंधे से रिलेटेड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी को कहा जाता है और इसकी सेफ्टी की जरूरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है एवरी ऑक्यूपेशन हैज इट्स ओन हजार्ड्स। हर एक ऑक्यूपेशन के अपने अपने एक रिस्क फैक्टर्स होते हैं एंड वन शुड टेक एडिक्वेट एंड प्रॉपर प्रिकॉशंस टू सेव हिम और हर। और उसे एक पर्याप्त और उचित सावधानियां अप्लाई करनी चाहिए ताकि कि वो अपने वर्कर्स की, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उस वर्कर की लाइफ की सुरक्षा की गारंटी दे सके। और यहाँ ये भी कहा गया है कंपनी शुड लुक इनटू द सेफ्टी ऑफ देयर वर्कर्स। अपने वर्कर्स के लाइफ सेफ्टी की भी उन्हें जिम्मेदारी निभानी होगी और इस मामले को उन्हें बहुत सीरियसली लेना होगा। बात समझ रहे हैं? तो आपको मैं एक बात बताऊं, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है, मतलब आप किसी भी इंडस्ट्री को देख लो, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो केमिकल इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, रिपेयरिंग हो, जैम पॉलिशिंग हो या मैच मेकिंग, मतलब चाहे केमिकल, पेट्रोकेमिकल, जो आयरन और स्टील प्लांट है, गैसेस इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई रिस्क फैक्टर है। और इसी रिस्क फैक्टर को किस तरीके से अप्लाई करना है, इसका प्रिकॉशन लेना है, इसके सेफ्टी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करना है, ये एक एम्प्लॉयर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे सेक्शंस हैं 21 से 41 तक के, वो क्या कहते हैं। बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैंने इसे बहुत थॉरोली पढ़ाया तो, पर मैं हर सेक्शन के एक कीवर्ड्स को आपके सामने लेके आती हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि किन किन बातों को इन सेक्शंस में कवर किया गया है। बाकी आपको इसका डिटेल जो है पीडीएफ में और मेरे नोट्स वगैरह में आपको मिल जाएगा। ठीक है, बुक्स में हर चीज अवेलेबल है, लेकिन एक बार हम सुन लेते हैं तो जरा ज्यादा अच्छे से समझ आ जाती है, तब उसे रीड करना, पढ़ना और समझना आसान हो जाता है। ठीक बात है। तो जरा बात करते हैं, जो सेक्शन 21 है वो कहता है फेंसिंग ऑफ मशीनरी के बारे में, यानी जिस भी मशीन को आपने एक फैक्ट्री में या प्लांट में इंस्टॉल किया है उसकी फेंसिंग प्रॉपर होना चाहिए। फेंसिंग का मतलब होता है इसकी तारबंदी, है ना, उसको प्रॉपर केस में उसके एक सेक्शन में रखा जाना बहुत जरूरी है। अगर उसका कोई पार्ट मूव होता है तो उस मूविंग पार्ट का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि उस पार्ट के मूव होने से किसी की रिस्क फैक्टर बढ़ ना जाए। तो इसकी फेंसिंग प्रॉपर होनी चाहिए और फेंसिंग भी ऐसी जो टिकाऊ हो, आयरन से होनी चाहिए, वायर से होनी चाहिए, जो भी है उसका एक प्रिकॉशन उस ऑर्गेनाइजर को, उस एम्प्लॉयर को लेना ही पड़ेगा। सेक्शन 22 ये कहता है वर्क ऑन और नियर मशीन इन मोशन। जब एक मशीन वर्क ऑन हो, काम में आ रही हो और वो मोशन में हो यानी चल रही हो, उस समय पर जो वर्कर उसके आसपास काम कर रहा है उसके लिए ये सेक्शन 22 है। वो ये कहता है ऐसे वर्कर की सेफ्टी का ध्यान रखा जाना जरूरी है। उसे कितनी दूरी
से उसे ऑपरेट करना है, किस तरीके से उसको ऑन ऑफ करना है, जो भी हैंडल या उसके पुल्ले या लीवर वगैरह जो भी शाफ्ट वगैरह है उनको किस तरीके से वो इजीली बंद या ऑन कर सके। ऐसा नहीं हो कि किसी चलती हुई मशीन को ऑन ऑफ करने में उसका रिस्क फैक्टर बढ़ जाए। तो इस बारे में जो प्रिकॉशन है वो बताता है सेक्शन 22। अब सेक्शन 23 की बात कहते हैं। ये कहता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन। किसी भी खतरनाक मशीन के ऊपर कभी भी जो एडोलेंस होते हैं, जो नए नए लोग होते हैं, वर्कर होते हैं, यंग वर्कर जिसको कहते हैं, प्योरली मतलब ट्रेंड तो हो सकते हैं पर स्किल्ड इतने नहीं होते हैं, उन वर्कर्स को कभी भी खतरनाक मशीनों पर काम पे नहीं लगाया जा सकता है, ऐसा सेक्शन 23 कहता है। आपको ये सेक्शन सुनने से ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमारा फैक्ट्री एक्ट ने एक एम्प्लॉयर के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी डाल रखी है, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि वर्कर की लाइफ की सुरक्षा करना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक इंडस्ट्री में। तो अब बात करते हैं सेक्शन 24 की। वो कहता है सेल्फ एक्टिंग मशीन्स जो होंगी, जो अपने आप चलने वाली मशीन्स हैं, उनके ऑन ऑफ का, उनकी रेस्टिंग मोड का कोई ना कोई इंडिकेशन होना चाहिए ताकि पता लगता रहे ये मशीन चल रही है या ऑफ है या ऑन है। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कई मशीन्स में जैसे इंडिकेटर होता है, चाहे वो लाइट का हो, हॉर्न का हो, बजर का हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके की जो सेल्फ एक्टिंग मशीन्स है उसके लिए सेक्शन 24 में प्रोविजंस दिए गए हैं। जो 25 सेक्शन है वो कहता है केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी। जो नई मशीनरी है उसके मामले में ये कहा गया उसके पूरे मैनुअल को समझ में आना चाहिए। विदाउट हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ अ मैनुअल ऑफ न्यू मशीनरी नो वन शुड बी वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर मशीन। ये कहते हैं एक नई मशीनरी की जो फंक्शनिंग है या वर्किंग है, उसको ऑपरेट करने का जो तरीका है वो किसी एक्सपीरियंस बंदे को ही दिया जाना चाहिए। नए व्यक्ति को कभी भी नई मशीन नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वो खुद अपने काम को अभी पूरा नहीं समझता, तो एक नई मशीन को वो कैसे काम को कर पाएगा। आगे कहते हैं 26 जो कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन वुमेन एंड चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर। जो कॉटन ओपनर होते हैं उसके पास में कभी भी महिला को या किसी बच्चे को एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता है, ये सेक्शन 26 कहता है। कि क्योंकि वहां रिस्क फैक्टर बहुत जबरदस्त होता है, और जो मेल भी जो उस पर काम करते हैं उसमें भी एक इंस्ट्रक्शन है कि उनके बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग के कपड़े पहने हुए होने चाहिए। बहुत ज्यादा लूज कपड़े एक्सीडेंट्स को इनवाइट करते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि विमेन को और चिल्ड्रन को तो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल मना है कि वहां काम नहीं करेंगे। कहाँ? कॉटन ओपनर्स पर, क्योंकि वहां रिस्क बहुत ज्यादा होता है। और मेल के लिए भी कहा गया है कि बाकायदा प्रिकॉशंस को फॉलो करते हुए ही वो लोग वहां काम करेंगे। इसके अलावा कहता है सेक्शन 27 हॉइस्ट एंड लिफ्ट्स। जो लिफ्ट्स है, हॉइस्ट है, जिनसे मटेरियल को या मैन को या किसी दूसरी चीज को उठा करके लेके जाया जा रहा है, उसकी मेंटेनेंस प्रॉपर होनी चाहिए, वो प्रॉपर फंक्शनिंग में होनी चाहिए, इस चीज की इंश्योरिटी होनी चाहिए। 28 सेक्शन ये कहता है लिफ्टिंग मशीन्स, चेन्स, रोप्स, लिफ्टिंग टैकल्स, ये सब जो होते हैं जिन चीजों के जरिए हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर उठा करके, वो ट्रॉली हो सकती है, वो पैलेट्स हो सकते हैं, ट्रैकर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, उन सब की भी प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए और प्रॉपर फंक्शनिंग चेक हो जानी चाहिए। टाइम टाइम पे उनकी मेंटेनेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें लुब्रिकेंट दिया जाना, उसको ऑयलिंग वगैरह होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं भी अगर ये चीजें फंस गई या बंद हो गई तो रिस्क फैक्टर बहुत हाई हो जाता है। सेक्शन 29 ये कहता है रिवॉल्विंग मशीन। जो मशीनें घूमती हैं, जब वो मोशन में होती हैं, वो अगर घूमती हैं तो घूमने के टाइम पर रिस्क फैक्टर पे ध्यान देना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो किसी दूसरी चीज से टकरा जाए या कोई दूसरी चीज बीच में आ जाए, कोई व्यक्ति अचानक से बीच में आ जाने की स्थिति में ना हो। इस तरीके की चीजों की इंश्योरिटी होना, क्लियर होना चाहिए कि उसकी लाइफ सेफ्टी रहे। ऐसे ही सेक्शन 30 जो कहता है वो कहता है प्रेशर पॉइंट प्लांट्स। प्रेशर प्लांट का ये मतलब होता है, देखो जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जो हमारा मशीन के आसपास का जो प्रेशर है वो डिफरेंस हो सकता है उसमें। अगर आपने ध्यान दिया होगा जब हम फ्लाइट में बैठते हैं, हम एयरप्लेन में बैठते हैं, तो आपने देखा होगा जब एयरप्लेन बहुत ऊंचाई पे आ जाता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हमारे अंदर का प्रेशर में अंतर आने लग जाता है। तो हमें एक सलाह दी जाती है कि कान के यहाँ पे ईयरबड्स लगा लीजिए, कॉटन डाल लीजिए। कई लोगों को इस चीज का प्रॉब्लम हो जाता है कि कान में बहुत तेजी
तेजी से दर्द होने शुरू हो जाता है, जबड़े दुखने लग जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि प्रेशर में वेरिएंस हो चुका है। तो आप सोच के देखो, अगर हमें उस दौरान वो आधा घंटे की फ्लाइट का या 1 घंटे की जो फ्लाइट टाइमिंग है उसमें अगर हमारे को इतना तकलीफ हो रही है और हम उसको अवॉइडेबल नहीं है, तो आप सोच के देखिए जो 10-15 घंटे रेगुलर बेसिस पर एक वर्कर जहां काम कर रहा है और उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक तनाव झेलना पड़ रहा है, तो उसकी मेंटल स्टेटस का क्या होगा। इसीलिए कहा गया है कि जो सेक्शन 30 है वो प्रेशर प्लांट के लिए कहता है इन दोनों जगह का प्लांट का जो प्रेशर है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके साथ में बैलेंस होना जरूरी है। तो ये देखना पड़ेगा कि प्रेशर कितना है। अननेसेसरी प्रेशर हमेशा हमारे मानसिक इरिटेशन को इंडिकेट करता है और दूसरा हमारी मेंटल हेल्थ को खराब करने की इन्विटेशन होता है। अब सेक्शन 31 ये कहता है फ्लोर हो, स्टेज हो, मीन्स ऑफ एक्सेस, कोई भी जगह जहां पर आप काम कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, स्लिपरी नहीं होना चाहिए। आप जिस जगह पर काम कर रहे हो वो आपके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो आप सामान लेकर के जब जा रहे हो और वो कुछ चीजें वहां स्लिप हो जाएं आप, या अननेसेसरी कहीं टकरा जाए, वो सारी चीजों का भी ध्यान रखना जरूरी है। जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं उसकी फ्लोरिंग वगैरह का, उसकी सिड्डी का, उसका एक्सेस, जिस भी चीज को कर रहे हैं वो सारी चीज, ग्रिपिंग प्रॉपर होना जरूरी है। इसके अलावा ये कहता है 32 सेक्शन जो कहता है पिट्स, सम्स, ओपनिंग इन फ्लोर, कहीं भी जहां जमीन पर हम काम कर रहे हैं या जो है खड्डे वगैरह ना हो, कोई मैनहोल खुला वगैरह ना हो कि अचानक से हम सामान लेकर के जा रहे हो और ध्यान ना रहे और हम उसमें गिर जाएं। इस चीज का बहुत ध्यान रहना चाहिए कि मतलब देखो फ्लोरिंग जो है बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यकीन मान लो आप जब सामान लेकर के चल रहे होते हो तो आपका ध्यान तो सामान की होल्डिंग पे होता है, तो ध्यान नहीं रहता है कि नीचे अगर जरा सा भी जमीन पे भी बैलेंसिंग चेंज होना, ऊपर नीचे हो जाए ना, तो ही हम झटका खा जाते हैं, हम गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अगर खड्डा वगैरह हो गया तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो इन चीजों का भी ध्यान रखने के लिए सेक्शन 32 कहता है। 33 सेक्शन ये कहता है एक्सेसिव वेट, इस चीज का ध्यान रखना होगा, चाहे वो व्यक्ति हो, वो मशीन हो, लिफ्ट हो, क्रेन हो, व्हाटएवर इट इज, जिन भी चीजों के साथ में चाहे व्यक्ति को, चाहे सामान को, मटेरियल को उठाया जा रहा है, उसके वेट की कैपेसिटी क्या है, वो कितना वेट उठा सकते हैं। जैसे हम लिफ्ट में भी जाते हैं तो उसमें लिखा होता है कि एक्सेसिव वेट कैपेसिटी क्या है, उससे ज्यादा अगर आप उसमें आ जाते हैं तो आपको ध्यान होगा उसमें इंडिकेटर बजर हिट हो जाता है कि वो रिस्क है, अभी नहीं चल सकती। बिल्कुल इसी तरीके से ये कहता है जो भी चीज में आप यूज कर रहे हैं, क्रेन है या लिफ्ट है या ट्रैकर्स, ट्रॉली, जो भी कुछ है, उनकी वेटिंग कैपेसिटी लिखी हुई भी होनी चाहिए और उसके हिसाब से ही उस पे वेट डालना चाहिए ताकि कि एक्सीडेंट्स ना होने पाए। इसके अलावा ये कहता है जो 34 है प्रोटेक्शन ऑफ आइस के बारे में कहता है, जब भी कोई ऐसा केमिकल, डस्ट या फ्लेम्स के उसमें काम कर रहे हैं वर्कर, तो उसकी आइस का प्रोटेक्शन होना बहुत जरूरी है। वो जो ग्लासेस वगैरह होते हैं या कुछ शील्ड्स वगैरह होती हैं, वो शील्ड्स, ग्लास प्रोवाइड किए जाने चाहिए ताकि कि वो डायरेक्ट ग्लेयर जो है उसकी आंख में ना आए, वरना आईसाइट खराब होने की पूरी आशंका रहती है। इस चीज के बारे में सेक्शन 34 ने कवर किया है। अब 35 सेक्शन ये कहता है प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स, गैसेस एंड एटसेट्रा, जो बहुत ही जहरीली गैसें हो सकती है, फ्यूम्स हो सकता है, उन सब चीजों की प्रोटेक्शन के लिए भी 35 सेक्शन ने कहा है। तो इसके लिए भी सेफ्टी मेजर्स यूज होने चाहिए। हो सकता है वो मास्क वगैरह यूज किया जाना हो या कुछ पैड वगैरह यूज किए जाने हो, इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। 36 सेक्शन ये कहता है प्रिकॉशन रिगार्डिंग द यूज ऑफ पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल लाइट्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जितनी भी पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट्स को अगर आप कहीं लेके जा रहे हैं, मान लीजिए जमीन के नीचे माइंस में कोई वर्कर है, वो काम कर रहा है और वो कोई लाइट को लेके जा रहा है, तो उस लाइट के बारे में भी एक सेक्शन दिया गया है जो कि 36 सेक्शन है। वो ये कहता है बहुत सावधानी के साथ ऐसी इलेक्ट्रिकल लाइट्स को लेके जाना चाहिए, कहीं भी वो डेंजरस ना हो, कहीं आग का खतरा ना हो, करंट का खतरा ना हो, वो कुछ भी हो सकता है। इन सारी सावधानियों का ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है। 37 एक्ट ये कहता है एक्सप्लोजिव और इनफ्लेमेबल डस्ट, गैस और एटसेट्रा, कोई भी ऐसी चीज पे आप जब काम कर रहे हो जो एक्सप्लोज हो सकती है, वो फट सकती है, वो स्पार्क हो सकता है, उसमें कुछ भी गैस निकल सकती है, डस्ट निकल सकती है, तो इन चीजों को काम करते समय, इन चीजों पर काम करते समय बहुत सारा प्रिकॉशन रखना होगा। ऐसा 37वां जो सेक्शन है वो बताता है 37। अब 38 सेक्शन ये कहता है प्रिकॉशन इन केस ऑफ फायर।
मान लीजिए कि अगर आग लग जाए, पहले तो इंपॉर्टेंट ये है कि आग ना लगे, इस चीज को हमें फॉलो करना है। अब मान लेते हैं कि आग लग जाए, तब कौन सी सावधानियों का इस्तेमाल करना है, तो कौन कौन से वहां पे डिवाइसेस होंगे जो आग को बुझाने में सहायक होंगे, और किस तरह की आग को किस तरह से बुझाया जाना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर भी है, लेकिन अगर उसको यूज करने की ट्रेनिंग नहीं दी गई होगी तो ऐसा होना भी बेकार होगा। इन सारी चीजों का मतलब फायर हो जाने पर किस तरीके से चीजों को, सिचुएशन को हैंडल करना है, इससे रिलेटेड ये सेक्शन जो 38 सेक्शन है वो कवर करता है। तो बकायदा ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, बकायदा डिस्प्ले में होना चाहिए, उसके पास में वो सारा डेमो फॉर्म में या एक डायग्रामेटिक फॉर्म में ये क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से इसे यूज करना है। ठीक है। अब 39 सेक्शन ये कहता है पावर टू रिक्वायर स्पेसिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स और टेस्ट ऑफ स्टेबिलिटी। जो भी अगर कोई डिफेक्टिव है, किसी मशीन का कोई पार्ट है, कोई भी टेस्ट है, अगर वो डिफेक्ट आ रहा है तो उसकी डिफेक्ट्स को हटाने के लिए या रिमूव करने के लिए किस तरह के स्पेशल स्टेप्स लेने होंगे, स्पेसिफिकेशन करना होगा, इस चीज की भी पावर होनी चाहिए एक एम्प्लॉयर के पास में। इस बारे में 39 सेक्शन कहता है। और 40 सेक्शन कहता है सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी। किसी भी हालात में मशीनरी की सेफ्टी के लिए और बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए भी कुछ मेजर्स फॉलो किए जाने चाहिए कि एक बिल्डिंग की भी सेफ्टी रहे और एक मशीन की भी सेफ्टी रहे। वर्कर्स की सेफ्टी तो है ही है इंपॉर्टेंट, उस मशीन की जो करोड़ों की होती है और जो बिल्डिंग जो करोड़ों अरबों की होती है, उसकी भी सेफ्टी के लिए एम्प्लॉयर को इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जो कि 40 सेक्शन में कवर किए गए हैं। अब 40 का एक पार्ट है, उसमें मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग के बारे में बताया गया है, और जो 40 का बी पार्ट है वो सेफ्टी ऑफिसर्स के बारे में बताया गया है कि किस एक्सपर्ट्स की किस तरीके से हमें सहायता और सेवा लेनी चाहिए ताकि बिल्डिंग की सेफ्टी हो जाए। अब 41 जो सेक्शन है लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो ये कहता है पावर टू मेक रूल टू सप्लीमेंट दिस चैप्टर। ये कहता है इस चैप्टर के संबंध में कोई भी ऐसी चीज जो एडिशनल जरूरत होती हो, उससे संबंधित पावर का मामला है। यानी अगर कोई इंक्वायरी बिठानी हो, कोई गवर्नमेंट को कोई इंटरफेरेंस करना हो, कोई भी ऐसी चीज, उसके संबंध में सेक्शन 41 कवर करता है। यदि एम्प्लॉयर की तरफ से कोई लापरवाही होती है और वर्कर की जिंदगी पर बनाती है या उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है, तो इस संबंध में सरकार को भी ये पावर है कि वो इसमें इंटरफेयर करते हुए कोई इंक्वायरी कमेटी की गठन कर सकती है, उसमें रिपोर्ट मांग सकती है। इससे संबंधित 41 सेक्शन है। तो इस तरीके से जो 21 सेक्शन है उससे लेकर के 41 तक के जो सेक्शन है, इन सब ने एक एम्प्लॉयर पर ये चीज का क्लियर इंप्रेशन दे दिया है कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ना केवल वो खुद की और अपनी बिल्डिंग और मशीन की सुरक्षा करेगा, बल्कि उस पर काम करने वाले वर्कर्स की जिंदगी की सुरक्षा करने की भी जिम्मेदारी उसी व्यक्ति पर है। तो इस तरीके से मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको ये मेरे सेक्शन समझ में आए होंगे, आज की क्लास समझ में आई होगी और हर चीज क्लियर हुई होगी। आपको समझ आ रहा होगा कि बिजनेस करना, कहते हैं ना जैसे, बहुत आसान है, करते रहना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे नॉर्म्स, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, और कब कौन सी गलती हो जाए पता नहीं चलता, इसलिए बहुत प्रिकॉशन और बहुत ही कॉन्शियस रहना होता है। पूरी उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।